हेलो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट यूनिट ख़त्म हो गया था और उसमें सिर्फ एक लेसन था। अब हम आ रहे हैं अपने यूनिट 2 पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पोषण, खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी। क्यों इंपॉर्टेंट है, चलो देखते हैं। ये जो यूनिट है अकेले 20 मार्क्स का है। हमारा पूरा जो फर्स्ट टर्म का होम साइंस का थ्योरी का पेपर है वो 35 मार्क्स का है, और इन 35 में से 20 मार्क्स सिर्फ एक यूनिट के हैं, यूनिट 2। मतलब यूनिट 1 और यूनिट 3 दोनों मिलाकर सिर्फ 15 नंबर के हैं। तो हुआ ना ये इम्पॉर्टेंट, और इसलिए इस पूरे यूनिट में आपको मेरे साथ रहना है। और ये वीडियोस मैंने स्पेशली इसलिए बनाए हैं कि हमारा जो पेपर है वो एनसीईआरटी की बुक से आता है। सारा एमसीक्यू बेस्ड पेपर आने वाला है, थ्योरी तो कुछ नहीं आने वाला। इसलिए हमें एनसीईआरटी की बुक को एक तरह से घोट के पी जाना है। तो घोट के पीने की तैयारी कर लो। जो आपको समझना होगा उसके लिए जो मैंने यूट्यूब चैनल, एक और चैनल बनाया हुआ है, वीडियो सॉरी चैनल नहीं वीडियो, उसको आप देख लेना। लेकिन वर्ड बाय वर्ड और पॉइंट बाय पॉइंट समझने के लिए हम आज एनसीईआरटी की बुक से नैदानिक पोषण और आहारिकी स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें दो नए टर्म्स हैं, आपको जैसे दिख ही रहा है, नैदानिक पोषण और आहारिकी। ये दोनों क्या होते हैं, इनका क्या महत्व है, जो लोग इसको पढ़ते हैं उनका क्या कार्य क्षेत्र है, पहले तो हम इसके बारे में इस लेसन में पढ़ेंगे। फिर हम आगे ये देखेंगे कि जो नैदानिक पोषण का विशेषज्ञ है उसकी क्या भूमिका होती है, वो क्या क्या कार्य करता है, और उसको जीविका के क्या अवसर मिलेंगे। ये तो सबसे अच्छा है कि हर 12th की जो लेसन आएगा उसके एंड में आपको ये पता चलेगा कि इसमें आप करियर कहाँ बना सकते हो। और ये मैं आपको बता सकती हूँ कि नैदानिक पोषण और आहार की आज का इतना हिट टॉपिक है, इतना इम्पॉर्टेंट करियर ऑप्शन है कि इसके बाद आपके पास चॉइसेस ही चॉइसेस है। तो चलो हम शुरू करते हैं। पोषण, जैसा आप जानते हैं क्या होता है पोषण, ये वर्ड तो सुना ही है सबने। होता क्या है, ये खाद्य पदार्थ, पोषक और दूसरे पदार्थों के साथ शरीर द्वारा उनके पाचन, अवशोषण और उपयोग का विज्ञान है। तो इसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं, सबसे पहले भोजन का पाचन होगा, फिर उसका अवशोषण होगा, और फिर क्या होगा, उसका उपयोग होगा। अब ये तीनों पॉइंट्स मैंने क्यों बनाए, हम सबसे पहले खाना खाते हैं, पेट में वो जाता है, पेट में जाके वो पचता है, फिर आंतों में जाता है जहाँ हमारे काम की सब चीज़ें एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। और जब एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं शरीर में, तो जहाँ पर जिसका उपयोग है, जिसका जो कार्य है, वो वहाँ पर भेज दी जाती है। और जो बचा हुआ है उसका क्या होता है, बता सकते हो? उत्सर्जन, उसको हम कहते हैं उत्सर्जन। तो ये जो 4 स्टेजेस हैं ये हमारे भोजन और पाचन से रिलेटेड हैं। और जो पोषक तत्व ये चारों उस प्रोसेस को पूरा करते हैं, बस वही हम पोषक तत्व कहते हैं। जैसे हम लोहे को अगर पोषक तत्व कहें, तो क्या आप लोहे का टेबल और बेंच खा सकते हो? नहीं। अगर आप खाओगे तो आपके अंदर के जो ऑर्गन्स हैं वो डैमेज हो जाएंगे। लेकिन पेट को कोई पोषक तत्व नहीं मिलेगा, क्योंकि ना वो पच सकता है, ना अवशोषित होता है, ना उपयोग होता है। बस उसका सिर्फ उत्सर्जन होता है, बाकी उसका कुछ नहीं होता। इसी के साथ भोजन का सरोकार में जब हम भोजन के डायमेंशंस की बात करते हैं, उसके पहलुओं की बात करते हैं, तो फिर हमारे पास 3 पहलू निकल के आते हैं। सबसे पहला क्या है, देखो आप नीचे लिखा भी है, पहला है सामाजिक, दूसरा है मनोवैज्ञानिक, और तीसरा है आर्थिक। अब ये जो सारे अलग अलग पहलू हैं, ये क्या समझाते हैं कि भोजन हमारे, देखो, जीवन के हर एक पहलू, हर एक एंगल में कितना इम्पोर्टेंट है। कैसे, आप अपनी फ्रेंड के घर पार्टी में गए, उसने सबको खाना दिया और आप ही को नहीं पूछा, आप क्या करोगे? अब मैं नहीं जाऊंगी इसके घर, ये तो मेरे को पूछती ही नहीं है। मतलब वो आपको इम्पोर्टेंस दे रही है, नहीं दे रही है। जिंदा आदमी होता है, बर्थडे हो, खुशी हो, गम हो, हर जगह हमारा खाना सम्मिलित होता है, हर सामाजिक कार्य भोजन करता है। मनोवैज्ञानिक, अभी रिजल्ट आया, अच्छा रिजल्ट आया तो पार्टी, और बुरा रिजल्ट आया तो मम्मी भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी। मनोवैज्ञानिक कारण है कि नहीं? और आर्थिक, पैसे हैं तो कुछ भी खाओ, किसी भी खाने में उड़ाओ। लेकिन चैलेंज कहाँ पर आता है किसी आहारिकी के बंदे का, कि कम पैसे में पोषक तत्व कैसे खिलाए जाए, हर आदमी को पोषक तत्व भी मिले और कम पैसों में भी मिले। ये तो उसका एक चैलेंज हुआ ना। तो ये भी सर्वविदित है कि भोजन जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और शरीर को सुरक्षा देता है, और उससे भी ज़्यादा अगर कोई बीमारी हो जाए तो स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाता है। और जो बहुत असाध्य बीमारियां हैं, जिनका भी बहुत ज़्यादा इलाज भी नहीं है, उनके लिए पोषण और इम्पॉर्टेंट है, ताकि वो बीमारी आगे ना बढ़े। जैसे शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ये बीमारियां बहुत लंबे समय तक भी चलती हैं, और आगे अगर बढ़ेंगी तो बहुत जल्दी बढ़ जाएंगी।
तो अगर पोषक तत्व शरीर को पर्याप्त नहीं मिलेंगे तो रोगों से लड़ने की क्षमता, घाव बढ़ने की क्षमता, उपचार सहने की क्षमता, ये सब कम हो जाएगी। बल्कि डॉक्टर भी आपको जब एंटीबायोटिक देता है तो वो कहता है खाना अच्छे से खाना, वरना एंटीबायोटिक रिएक्ट कर जाएगी। तो हर जगह खाने की इंपॉर्टेंस है। तो पोषण बीमारी की अवस्था जो है वो बहुत, उसमें बीमारी की अवस्था में पोषण बहुत ज़रूरी है। मान लो अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है, इसका ये भी कारण है कि आप पौष्टिक खाना खाते होगे, और अगर पौष्टिक खाना खाओगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आप पौष्टिक पौष्टिक खाना खाने का मन करेगा। तो ये एक साइकिल है। जब आपकी तबीयत खराब होती है तो भूख नहीं लगती। तो इन बीमारियों में, उपचार में, इन सब में भोजन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। और भोजन जो है वो चिकित्सा का पूरक होता है। आप ये नहीं कह सकते दवा मत खाओ खाना खाओ। ये दोनों जो हैं, दवा और खाना, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। ठीक है, तो दवा और खाना ये दोनों साथ चलते हैं, जिससे हमारी रिकवरी जल्दी से जल्दी हो जाए और पूर्वानुमान स्वास्थ्य लाभ मिले। अस्पताल के ठहरने का समय जो है वो कम होता रहे और आदमी जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए। अस्वस्थता और बीमारी दोनों मिलकर जो है पोषण असंतुलन पैदा करती हैं, और ये असंतुलन फिर अस्वस्थता को पैदा करता है, वही जिस साइकिल की मैं बात कर रही थी। तो निम्न पोषण न केवल स्वास्थ्य समस्याओं को उत्पन्न करता है, लेकिन जो वर्तमान समस्याएं हैं उनको भी बदतर बना सकता है। मान लो आप ऑपरेशन हुआ और उसके बाद आपने खूब सारा खाना खा लिया, तो क्या होगा? जो आपकी हालत है वो और भी ज़्यादा खराब हो जाएगी। तो स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न भी हो रही हैं और बिगड़ भी रही हैं। तो पोषण का वो विशिष्ट क्षेत्र, ये हमारी डेफिनेशन आ रही है, इसको ध्यान से पढ़ो। पोषण का विशिष्ट क्षेत्र जो बीमारी के समय पोषण से संबंधित है वो नैदानिक पोषण कहलाता है। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स आएंगे? ये जो है किसका क्षेत्र है? क्षेत्र तो ये पोषण का ही है, लेकिन ये एक विशिष्ट क्षेत्र है जिसमें हम किसके बारे में बात करते हैं? बीमारी के समय पोषण। तो ये सारे वर्ड्स हैं जो आपको याद करने हैं। आहारिक या नैदानिक पोषण क्या है? पोषण की विशिष्ट शाखा है जिसमें हम बीमारी के लिए पोषण की बात करते हैं। यह मेरे ख्याल से समझ ही नहीं, याद भी हो गया होगा। और आजकल हम इसे चिकित्सीय पोषण भी कहते हैं कि चिकित्सीय पोषण उपचार, क्योंकि ये दवा के साथ साथ पोषण भी चिकित्सा में मदद करता है। अब देखते हैं कि इसका महत्व क्या है। पोषण और को आजकल इतनी इंपॉर्टेंस मिली है, आपके जो बाबा दादी होंगे उन्हें पता भी नहीं होगा एक कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं। अब रोज़ एक नई कहावत आ जाती है। पहले आया था रिफाइंड खाना चाहिए, फिर आया रिफाइंड नहीं खाना चाहिए, सरसों का तेल या देसी घी खाना चाहिए। ऐसी रोज़ परेशानियाँ आती हैं। तो अब जो है इसमें इतनी सारी रिसर्च हुई है, बहुत सारी, रोज़ हम देखते हैं और ये भी देखते हैं कि किस किस चीज़ों पर यह निर्भर करता है हम व्यक्ति को क्या खाने को दें, उसे क्या अच्छा लगता है, क्या वो निगल सकता है नहीं, पाचन, अवशोषण, उपापचयन, उत्सर्जन, क्या इसमें कहीं पर बाधा पड़ रही है, खाना कहाँ पर अवशोषित होता है, कैसे उसको पोषण मिलता है। ये सारी चीज़ों पे आजकल इतनी रिसर्च है कि लोग रोज़ नई नई चीज़ों को पढ़ रहे हैं और स्वास्थ्य समस्याओं को निपटाने के लिए पोषण का सहायता ले रहे हैं। तो नैदानिक पोषण जो है प्रमाणित बीमारी वाले मरीजों के पोषण प्रबंधन पर केंद्रित होता है। किसके बारे में? जो व्यक्ति बीमार हैं, पता चल चुका है, ऐसे मरीजों का जो पोषण प्रबंधन है वो कौन करता है? नैदानिक पोषण वाले लोग। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। हमें यह भी ध्यान रखना है कि शरीर के कोई भी अवयव हो, चाहे कोई भी आपका बॉडी का कोई भी सिस्टम हो, कोई भी मसल्स हो, ये सब जो है बीमारी से प्रभावित हो सकते हैं। छोटी से छोटी मसल और बड़े से बड़े भी। तो ये छोटी से छोटी भी हो सकती है और बड़ी से बड़ी भी। इसमें हमें ये देखना है कि पूरे शरीर को, पूरे व्यक्ति को जो है पौष्टिक खाना मिले, और वह प्रशिक्षित आहार विशेषज्ञ, मतलब डॉक्टरी पोषक उपचार, चिकित्सीय पोषण विशेषज्ञ, ये सारे नाम दिए हुए हैं। ये सब लोग क्या करते हैं? ये जो ऐसे विशेषज्ञ हैं वो क्या करते हैं? वो जो है एक ऐसा व्यवस्थित और औचित्यपूर्ण तरीका काम में लाते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति और मरीज की विशिष्ट आवश्यकताओं पर केंद्रित है। विशिष्ट आवश्यकताएं क्यों? मान लो ये एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, फिर ये उसके माँ बाप हैं, ठीक, ये उसके माँ बाप हो गए, फिर उसके बाबा दादी हैं जो बुजुर्ग हो गए हैं। क्या ये लोग सब एक साथ खाना खाते हैं? नहीं खाते। इसका खाना अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है। अब उसके साथ साथ मान लो ये जो बच्चा है ये तो नॉन वेजिटेरियन है, लेकिन जो माता पिता हैं और वो सब जो हैं वो वेजिटेरियन है, तो इन सब की ज़रूरतें अलग अलग हो गई। तो इनकी पौष्टिक ज़रूरतें भी अलग हैं। बच्चा बढ़ रहा है,
ये लोग बढ़ नहीं रहे हैं लेकिन ये काम ज़्यादा कर रहे हैं, और जो बुजुर्ग है वो ना बढ़ रहा है ना काम ज़्यादा कर रहा है। तो इनकी पौष्टिक ज़रूरतें भी अलग हैं और पसंदें भी अलग हैं। तो हर व्यक्ति की हर एक मरीज की जो व्यक्तिगत आवश्यकता है उस पे केंद्रित करता है और इन सबको पूरा करता है। और आजकल इस विज्ञान के क्षेत्र में इतनी प्रगति हुई है कि हम बहुत सारी बीमारियों पर हमने कंट्रोल कर लिया, बहुत सारी। जैसे अगर आप देखो तो प्लेग नहीं होता इंडिया में, तो इंडिया पोलियो फ्री भी है। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनको हमने रोक लिया। लेकिन अब जो नई बीमारियां आ रही हैं वो ऐसी बीमारियां हैं जो ज़्यादातर हमारी जीवन शैली से प्रभावित हैं। हम जो है ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, ज़्यादा काम नहीं करते, खाना हम लोग बहुत गरिष्ठ खाते हैं। तो अब ऐसी बीमारियां निकल के आने, जैसे कोरोना कभी सुना था आपने? नहीं सुना था। HIV हो गया, एड्स हो गया, मोटापा है, डायबिटीज़ है, शुगर है, ये सारी बीमारियां जो हैं ये जीवन शैली वाली बीमारियां हैं जो आजकल बढ़ती जा रही हैं। और वास्तव में पता है, भारत को हम कहते हैं मधुमेह राजधानी। ये एक नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, ये भी एक नंबर का क्वेश्चन होता है। और हमने ऊपर डेफिनेशन करी थी नैदानिक पोषण की, वो भी एक नंबर का क्वेश्चन था। अपने नोट्स MCQ की तरह बनाओ, थ्योरेटिकल क्वेश्चन कोई नहीं आना, इसलिए एक एक वर्ड पे ध्यान दो। तो HIV एड्स जो है, ऐसी सारी बीमारियां, और भारत को हम कहते हैं, भारत जो है वो मधुमेह की राजधानी है। ठीक है, अब इसका महत्व और क्यों बढ़ रहा है, एक दो कारण हम और लेते हैं। एक रीज़न तो ये हो गया बीमारियां नई नई आ रही हैं, दूसरा ये हो गया हम भारत मधुमेह की राजधानी। इसके अलग हमारे देश का जनसांख्यिकी परिवर्तन हो रहा है। मतलब पहले क्या था कि बहुत सारे बुजुर्ग नहीं होते थे, ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो लाइफ स्पैन जो था वो कम था। अब जो है लोग बुढ़ापे तक जिंदा रहते हैं। तो जब वो बुढ़ापे तक जिंदा रहते हैं तो अब क्या हो गया, जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब ये जो बुजुर्ग लोग हैं इनकी संख्या तो बढ़ गई क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, पर इनको पोषण जो देना है वो तो नॉर्मल नहीं है ना। इनको अपनी सेहत के हिसाब से, अपनी बीमारियों के हिसाब से खाना होगा, और बुजुर्ग हैं तो बीमारियां होंगी। तो इसलिए भी चिकित्सा पोषण बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। पहला क्या हो गया, नई नई बीमारियां आ रही हैं, और दूसरा जनसांख्यिकी जो परिवर्तन है वो भी बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। इसलिए चिकित्सीय आहार जो है बीमारियों की रोकथाम के लिए भी ज़रूरी है और बुढ़ापे तक अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी ज़रूरी है। और इसीलिए इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो आज के टाइम्स में बढ़ती जा रही है। तो असाध्य और गंभीर बीमारियां, शरीर की क्रियात्मक और उपापचयी गड़बड़ियां जो हैं, जो बुढ़ापा में आपको ज़्यादा दिक्कत दे सकती हैं, ये खत्म होती जा रही हैं। और पोषण मूल्यांकन के बहुत सारे नए तरीके आए हैं जो कि ये देखता है खाना आपके लिए पौष्टिक है या नहीं है। तो पोषण संबंधी आधारभूत जो हमारे पास शोध हो रहे हैं उसमें हमने कुछ चीज़ें देखी हैं, जैसे पादप रसायन और न्यूट्रास्यूटिकल्स। इन सब के बारे में मैं भी आपको इस पैराग्राफ में बताऊंगी। इसकी भूमिका और खाद्य औषधि, इस पे बहुत प्रकाश डला है। मतलब कुछ स्पेशल तरह के ये खाने हैं, ये क्या होते हैं हम इसको अभी देखते हैं। तो इसके लिए नई रिसर्च हो रही है और लोग रोज़ नए तरह के खाने लेकर आ रहे हैं जो कि हमारे डाइजेशन को और बीमारियों को रोक सकते हैं। अब मैंने आपको कुछ टर्म्स बताए थे, अब पहले मैं उन टर्म्स को डिस्कस कर लेती हूँ। तो FSSAI ने, यहाँ पे देखो, FSSAI के अनुसार कुछ विशेष आहार, उपयोग या कार्यात्मक खाद्य पदार्थ या न्यूट्रास्यूटिकल या स्वास्थ्य की खुराक के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो ये विशेष आहार हैं, ध्यान देना, विशेष आहार हैं जिनको कार्यात्मक खाद्य पदार्थ या न्यूट्रास्यूटिकल्स भी कहा जाता है। और ये स्वास्थ्य की खुराक के लिए खाद्य पदार्थ हैं। और ये वो खाद्य पदार्थ हैं जो विशेष रूप से संसाधित किए जाते हैं या विशेष आहार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। किस लिए विशेष रूप से बनाए जाते हैं? किसके लिए? जिनकी आवश्यकताएं विशेष हैं। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी शारीरिक स्थिति या कोई विशिष्ट बीमारी है, शारीरिक स्थिति का मतलब मान लो उसको प्रेग्नेंट है, या फिर वो स्तनपान करा रही है, या कोई बीमारी है, उसे आयोडीन की कमी हो गई है, या विटामिन ए की कमी हो, या प्रोटीन की कमी हो, गॉइटर हो। आयोडीन और फोलिक एसिड आपको गोलियां मिलती हैं कि नहीं मिलती? मिलती है ना। तो ये सब विकार जो मौजूद होते हैं, इनको दूर करने के लिए जो खाद्य पदार्थ हैं वो न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं। ठीक है, और इनकी संरचना जो है वो काफ़ी फर्क होती है। तो ये जो खाद्य पदार्थ हैं, ये कई तरह की इनकी प्रकृति हो सकती है। वो प्रकृति कैसी हो सकती है? ये पौधे और वनस्पति से भी मिल सकते हैं, खनिज या विटामिन या प्रोटीन या धातु के भी हो सकते हैं जिसमें अमीनो एसिड्स हों। ये पशु से उत्पादित भी हो सकते हैं, और मानव द्वारा आहार के उपयोग के लिए कोई ऐसा आहार भी हो सकता है जो हमने लैब्स में बनाया हो, जो प्राकृतिक ना हो, जिसको हमने सिंथेटिकली बनाया हो। तो इसमें वनस्पति भी हो सकता है, खनिज भी हो सकता है, पशुओं से भी हो सकता है, और मानव निर्मित भी हो सकता है। इसके बाद हम दूसरी तरह के खाद्य पदार्थों पे आते हैं जो कि है
चिकित्सीय खाद्य पदार्थ ये एक तरह के न्यूट्रास्यूटिकल्स ही हैं, लेकिन यहाँ पर क्या खास है कि ये विशिष्ट आवश्यकताओं वाले लोगों के लिए विशेष रूप से तैयार किए जाते हैं। तो जैसे अगर किसी को शुगर है या आपको आयरन और फोलिक एसिड देना है, तो ये खास तौर पे आपके लिए ही बनाए जाएंगे। और ये खाद्य पदार्थ नियंत्रित करते हैं कि किसी भी बीमारी या स्थिति के लिए किस तरह का आहार देना है, लेकिन ये सिर्फ डॉक्टरी नुस्खे पर ही खाने चाहिए। तो इसमें क्या फ़र्क है, ये डॉक्टरी नुस्खे पर ज़रूरी नहीं है, ये हमारी जो भी कमी है उसको पूरा करने के लिए। और लास्ट में आता है पादप रसायन या जैव सक्रिय यौगिक खाद्य पदार्थ। अब ये जो पादप रसायन है ये क्या है, खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले ऐसे अवयव होते हैं, ये खाद्य पदार्थ नहीं है, ध्यान रखना। ये रसायन दिया हुआ है ना, ये यौगिक है, ये खाद्य पदार्थ नहीं है। उसमें पाए जाने वाले ऐसे अवयव हैं जिनकी शरीर में क्रियात्मक या जैविक क्रियाशीलता होती है और ये स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। जैसे अब तो आपने सुना होगा इस खाने में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये खाना में खाना चाहिए, इसमें विटामिन ई है, जैसे बीटा कैरोटीन है, सेलेनियम है, विटामिन ई है, विटामिन सी है। ये सब जो है अवयव हैं जो कि पादप रसायन है। इन पादप रसायनों से भर के जो हम खाद्य पदार्थ बनाते हैं विशेष परिस्थिति के लिए, उन्हें हम कहते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स। और वो न्यूट्रास्यूटिकल्स कई तरह के हो सकते हैं। जिन न्यूट्रास्यूटिकल्स को डॉक्टर की ही सलाह पर खाया जाता है वो होते हैं चिकित्सीय खाद्य पदार्थ। समझ आ गया? तो अब ये ज़रूर ध्यान रखना बेटा, पिछले साल जितने भी सैम्पल पेपर सीबीएसई ने निकाले थे उसमें इन सब के ऊपर एक सैम्पल पेपर में एक एमसीक्यू ज़रूर था। ये मैं नहीं कहूँगी आएगा, लेकिन आ सकता है, बहुत पॉसिबिलिटी है। तो इनको सबको समझ लेना। चिकित्सीय खाद्य पदार्थ जो डॉक्टर की सलाह पे खाए जाते हैं, पादप रसायन जो अवयव होते हैं, और खाद्य पदार्थ न्यूट्रास्यूटिकल्स। और अवयव कुछ भी हो सकते हैं, बीटा कैरोटीन, सेलेनियम, जिंक, आयोडीन, कोई भी ऐसा खाद्य पदार्थ जो कि फायदा दे। अब हम मूलभूत संकल्पनाएं और देख लेते हैं। आहार, इसमें हम ये देखेंगे आहार विशेषज्ञ को करना क्या होता है, इसकी भूमिका क्या होती है। तो इसकी सलाह है तकनीकी सूचना को लोगों तक पहुंचाना और जो भी आवश्यकता हो जीवन चक्र के विभिन्न स्तरों पर, कोख से मृत्यु तक, मतलब गर्भावस्था से लेकर व्यक्ति बड़ा होता है और उसके बाद फिर वो वृद्धावस्था की तरफ जाता है। हर समय उसकी पौष्टिक आवश्यकताएं अलग होती हैं। गर्भावस्था के दौरान अलग होती हैं, छोटा होता है तो इतनी तेज़ी से बढ़ रहा होता है, उसकी पौष्टिक आवश्यकताएं अलग होती हैं। जब वो वयस्क हो जाता है तो वो एक्टिव होता है, स्ट्रेस होता है, और जब वो बुढ़ापे की तरफ आता है तो फिर घटने लगती है। हर समय पर क्या क्या उसको स्वस्थ रहने के लिए क्या करना है, क्या खाना खाना है, ये सब अलग अलग उसकी कंडीशंस में। और उसी के साथ साथ अलग अलग बीमारियों में, चाहे वो दस्त हो, उल्टी हो, एलर्जी हो, टाइफाइड हो, क्षय रोग हो, ये सारी आप देख लो, हृदय जलन, मिर्गी, ये जितनी भी बीमारियां हैं, इन सब में, लिवर की है, इंटेस्टाइन्स की है, इन सब में क्या खाना है और क्या नहीं, ये डिसाइड करके आपको बता सकता है एक आहार विशेषज्ञ। ये सब एक बार आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना। इसी के साथ साथ जिन मरीजों को सर्जरी करानी हो, ऑपरेशन हो, तो वो नॉर्मल खाना तो नहीं खा सकते, उनको क्या खाना देना है, ये सब कुछ डिसाइड होता है आहार चिकित्सा में, जो कि आहार विशेषज्ञ आपको बताता है। अब आहार चिकित्सा का उद्देश्य क्या हुआ फिर? मरीज के भोजन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आहार की सूची तैयार करना। मतलब आपको इनमें से क्या कंडीशन है, दस्त आ रहा है, उल्टी आ रही है, बुखार है, इसके हिसाब से ध्यान में रखते हुए कि आपको खाना देना क्या है। फिर बीमारी की हालत को सुधारने और नियंत्रित करने के लिए वर्तमान आहार में परिवर्तन। तो इसके बाद वो ये पूछेगा आपसे कि आप क्या क्या खाते हो और क्या खाने की ज़रूरत है। फिर उसके अनुसार वो आपके भोजन को परिवर्तित करेगा। उद्देश्य है कि आपके भोजन को परिवर्तित करे। फिर पोषणहीनता की जो स्थिति है उसमें आहार उपचार की हीनता को दूर करना। मतलब मान लो आपको लोहे की कमी है, अनीमिया है, तो वो क्या करेगा? अगर आपको लोहा जो है, आयरन अगर इतना चाहिए और आपका कम है, यहाँ पर है, तो वो आपको आयरन देगा। तो आहार उपचार से आपकी जो कमी है उसको दूर करेगा और दीर्घकालिक जो बीमारियां हैं उनकी समस्याओं को भी दूर करेगा। जैसे आपको अगर शुगर है तो वो पूरी ज़िंदगी भर चलेगा, तो उसमें आपको क्या क्या खा सकते हो, क्या क्या नहीं खा सकते, आप सिर्फ खिचड़ी तो नहीं खा सकते ना पूरी ज़िंदगी, वो सब कुछ बताएगा। और निर्धारित आहार का अनुसरण करने की आवश्यकता संबंधी शिक्षा और सलाह भी देगा कि आपको ये खाना क्यों खाना है, किस लिए खाना है, कौन कौन से भोज्य पदार्थों में चीनी होती है, शुगर होता है। जैसे आलू भी मना होता है तो आपको चीनी तो नहीं नज़र आ रही, फिर भी आलू मना है, तो वो आपको इस सब के बारे में बताएगा। अब एक आहार विशेषज्ञ को ज़रूरी है कि उसे भोजन की स्वीकृति क्या है और उपयोग क्या है इस बारे में पता होना चाहिए। तो उसे क्या क्या पता होना चाहिए कि पोषण से कोई तनाव तो नहीं है, वो क्या खा रहा है उसकी चिंता तो नहीं है, कोई व्यक्ति मानसिक तनाव से तो ग्रस्त नहीं है। फिर भोजन की स्वीकारता क्या है, क्या हर जने का शरीर क्या उसका एब्जॉर्ब करता है और क्या नहीं करता। और उसके बाद परिष्कृत
चिकित्सीय आहारों की स्वीकार्यता, मतलब जो हमने ये चिकित्सीय आहार पढ़े थे ना अभी, उनकी स्वीकार्यता कितनी है, कोई भी व्यक्ति उसे लेने को कितना तैयार है और उसका जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो कितना उसे एब्सॉर्ब करता है। तो इसमें कौन कौन से कार्य आते हैं, पोषण देखभाल की जो गतिविधियां उसमें कौन कौन सी है। सबसे पहला क्या है, पोषण स्थिति का मूल्यांकन करना। मान लो कि आपका पोषण यहाँ पर होना चाहिए, ये नॉर्मल है, ठीक है। अब कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसका पोषण कम हो और कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसका पोषण ज़्यादा हो, तो वो मूल्यांकन करेगा कि आपका पोषण कहाँ पर है। फिर पोषण समस्याओं का निदान करना, फिर आइडेंटिफाई करेगा, इससे कहेगा कि भैया तुम तो ज़्यादा खाते हो, और इससे कहेगा तुम में कुपोषण है। फिर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पोषण हस्तक्षेप की योजना बनाएगा। इसके लिए योजना बनाएगा कि कौन कौन से पोषक तत्व कम हैं, इसको बढ़ा के दूं जिससे नॉर्मल पे आ जाए, और इससे कहेगा कौन कौन से पोषक तत्व कम करने हैं जिससे ये नॉर्मल पे आ जाए। तो इसको देखेगा और फिर ये देखेगा कि जो भोजन उसने बना के जो योजना बनाई है उसका मूल्यांकन करेगा, जांच करेगा कि वो कितना फ़ायदा दे रही है। मान लो इसने इससे कहा कि वजन कम करने के लिए एक डाइट प्लान दिया, लेकिन वो फ़ायदा नहीं दे रहा है, तो वो फिर बाद में उसकी परिवर्तन करेगा और जांच करेगा। तो पहली क्या है, उसे मूल्यांकन करना है, फिर उसका निदान करना है, फिर एक योजना बनानी है, और एंड में क्या करना है, उसको जांच के कोई परिवर्तन चाहिए तो उसे करना है। पोषण देखभाल की जो प्रक्रिया है वो किसी भी व्यक्ति या समूह पे अलग अलग होती है। जैसे मैंने यहाँ पर ही बताया, इसकी भी अलग है और इसकी समस्या अलग है, हर की स्थिति अलग होती है, और स्वस्थ व्यक्ति जो है उसकी निरोग व्यक्ति से अलग होती है। जैसे अगर गर्भवती स्त्री है, स्तनपान वाली स्त्री है, इसकी जो व्यक्ति सर्जरी के लिए जा रहा है या अस्पताल में भर्ती है, इससे फर्क होगी। अब अगली जो चीज़ हम करने जा रहे हैं वो ये देखते हैं कि डॉक्टरी पोषण और आहारिकी का अध्ययन जो है ये आपको क्या क्या सिखाता है। सबसे पहला, जीवन चक्र के विभिन्न स्तरों पर पोषण की आवश्यकता। जैसे मैंने आपको बताया था, एक छोटा बच्चा है उसकी आवश्यकताएं अलग हैं, एक बड़ा बच्चा है उसकी आवश्यकताएं अलग हैं, कोई वयस्क है उसकी आवश्यकताएं अलग हैं, और कोई अगर बुजुर्ग होता जा रहा है तो उसकी आवश्यकताएं बिल्कुल अलग होंगी। उसी के साथ साथ बीमारी के समय भौतिक, रोजगार, जातीय और आपकी जो जो ये सब पसंद है नापसंद, ये भी मैटर करती है। मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो नॉनवेज नहीं पसंद करता, या सांस्कृतिक कारणों से वो प्याज लहसुन नहीं खाता, या हमारे यहाँ तो क्रिसमस में केक ही बनता है, डॉक्टर ने आपको केक खाने को मना किया पर आपकी वो पसंद है, तो हमें उसको ध्यान में रखते हुए परिवर्तन करना होता है। फिर कुछ विशेष परिस्थितियाँ होती है, जैसे खिलाड़ी है, अभी आपने ओलंपिक्स देखे, उनको अलग तरह का खाना खाना होता है। जो अंतरिक्ष में जाते हैं, एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जो डाइव करते हैं, जो सेवा डिफेंस में हैं, जो मजदूर हैं, सबको अलग तरह का खाना चाहिए। आप देखो जो मजदूर हैं वो अलग तरह का खाना खाता है, जो कुश्ती लड़ने जा रहा है वो अलग खाना खाएगा। तो सबको उनके अनुसार खाना देना, ये एक डाइट प्लान करने वाले का कार्य है। फिर अस्पतालों में जो भर्ती मरीज हैं, जो भर्ती हैं या नहीं है, कुछ भर्ती होते हैं उनका भी, जिनकी सर्जरी होनी है उनका भी, कोई ओल्ड एज होम है जहाँ वृद्ध लोग रहते हैं, अनाथालय है, स्कूल हैं, वहाँ पर क्या खाना बांटना है। जैसे स्कूल में मिड डे मील देना है, मिड डे मील क्या दें कि बच्चों को पूरा पोषण मिल सके, ये तय करना, कम पैसों में तय करना, क्योंकि मिड डे मील तो सरकार दे रही है, बहुत महंगा नहीं हो सकता। इसी के अंतर्गत आप देखो आपको आयरन और फोलिक एसिड की दवाइयाँ भी मिलती है। ये सब कुछ एक डाइटिशियन और क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट तय करता है। दीर्घकालिक बीमारियाँ, मधुमेह, हृदय रोग, इन सब में क्या करना है जिससे क्वालिटी बनी रहे। अगर इंजेक्शन कोई व्यक्ति ले रहा है और डाइट को कंट्रोल नहीं कर रहा तो क्या करेगा, तो उसकी जीवन की जो गुणवत्ता है, हमने फर्स्ट लेसन में करा था, वो बनी रहे, ऐसा क्या हो सकता है। और समुदाय का बेहतर स्वास्थ्य, जो मैंने आपको आयरन और फोलिक एसिड का एग्जाम्पल दिया, मिड डे मील का एग्जाम्पल दिया, ये किस लिए है, जिससे पूरे समुदाय का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहे। हम किसी एक व्यक्ति की भी बात करते हैं यहाँ पर और समुदाय की भी बात करें। हमें ये ध्यान रखना है कि चिकित्सक ही रोगी के चिकित्सीय आवश्यकताओं को बताता है, उसमें पोषण भी शामिल है। और पोषण के बारे में हमें कौन बताता है, आहार विशेषज्ञ, ठीक है। और ये कार्य आहार या पोषण विशेषज्ञ का है। इनकी भी अपनी टीम होती है जो कि आपको नई नई चीज़ें बताती हैं। जैसे अभी कोरोना हुआ, नई बीमारियां आ रही हैं, एड्स आ रहा है, सब में क्या खाना है, कैंसर है, और क्या नहीं खाना। आहार विशेषज्ञ का मूलभूत उत्तरदायित्व क्या है कि रोगी की पोषण स्थिति का मूल्यांकन करे, पोषण आवश्यकताओं को देखे, विभिन्न बीमारियों के अनुसार उसका विश्लेषण करे, और फिर ये सुनिश्चित करे कि रोगी का जो आहार है वो उचित है और उसे पर्याप्त भोजन मिल रहा है, चाहे वो भर्ती हो या वो ना हो। तो व्यक्ति में अच्छा सा पोषण बनाने के लिए डॉक्टर और आहार विशेषज्ञ, इन दोनों को मिलकर काम करना होता है। हर हॉस्पिटल में आप देखो, अगर आप भर्ती होगे तो डॉक्टर के बाद एक डाइटिशियन ज़रूर आएगा जो आपको बताएगा कि भोजन कैसे करना। वो क्या बताएगा, भोजन की आवृत्ति क्या होगी, बीमारी का निदान कैसे है, कितनी बार दिन में खाना है, भौतिक दशा क्या है, आपकी स्वास्थ्य स्थिति क्या है, इस सब को ध्यान में रख के वो बताता है। और क्या डिसाइड करता है वो,
क्या आप खाना चबा सकते हो, निगल सकते हो? कोई वृद्ध व्यक्ति है जो खाना निगल ही नहीं सकता, वो चबा नहीं सकता, तो उसको क्या करेंगे? अगर कोई चबा नहीं सकता तो उसको सॉफ्ट खाना देंगे, कोई निगल नहीं सकता तो उसे डायरेक्ट खाना देंगे, कोई अवशोषित नहीं कर सकता तो उसे अलग तरह से देंगे। फिर ये भी देखते हैं किसी को भूख, ऐसा तो नहीं भूख ही नहीं लग रही, शारीरिक गतिविधि कितनी है, जो ज़्यादा काम करता है उसे ज़्यादा भोजन चाहिए, जीवन शैली कैसी है, घर में ज़्यादा खाता है, बाहर क्या ज़्यादा खाता है, किस तरह का खाना खाता है, दूसरी खाई जाने वाली वस्तुएं क्या हैं, उसकी सांस्कृतिक और जातीय प्रथाएं क्या हैं, इसको हमने अभी डिस्कस किया। कई लोग ऐसे हैं सावन में हम ये नहीं खाएंगे, मंडे को मैं फास्ट करता हूँ, मैं थर्सडे को करता हूँ, हमारे यहाँ सेवइयाँ बनती हैं। ये सब जो है धार्मिक विश्वास और आपके इन सबको ध्यान में रखते हुए एक आहार वैज्ञानिक विशेषज्ञ को हर व्यक्ति की पौष्टिक ज़रूरतों को ध्यान में रख के उसे आहार देना है। तो उसे ये भी सब ध्यान में रखना है और पौष्टिक आवश्यकताएं भी ध्यान में रखनी है और इन सब चीज़ के बीच में तालमेल बिठाना है। ठीक है, अब इन सबको ध्यान में रख के आहार के प्रकार कौन से हैं, इसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एक बार इसे रिवाइज कर लेना, एमसीक्यूज़ के हिसाब से अपने नोट्स को तैयार कर लो और एनसीईआरटी की बुक को मैं यहाँ पर पूरा तरह से पढ़ा रही हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना। अपनी कॉपी और बुक, वो कॉपी हमेशा साथ रखा करो नोट्स बनाने के लिए, ठीक है। और अगले वीडियो में हम इसके आगे करेंगे। टिल देन